भानुपुर नाम का एक गांव था जिसके अंदर एक रमेश की चाय की दुकान थी। गांव में एक ही दुकान होने के कारण उसकी दुकान खूब चलती थी। लोग दूर दूर से उसकी चाय पीने के लिए वहां पर आते थे। एक दिन रमेश की दुकान पर लल्लन नाम का सेठ आता है। अरे रमेश भाई, तुम्हारी चाय में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा अब। आयो, तुमको चाय चाहिए कि नहीं, या मेरे यहाँ बुराई करने आए हो? अरे हाँ भाई, चाहिए चाय। तुम्हारी तो दुकान है इस गाँव में एक। सेठ के इतना कहते ही रमेश सेठ को एक कप चाय दे देता है। अरे रमेश भाई, इस चाय के पैसे पुराने हिसाब में जोड़ लेना। अरे तुम्हारा पुराना हिसाब बहुत ज्यादा है भाई, अभी पूरा हिसाब चुकाओ, नहीं तो यहाँ से हिलने भी नहीं दूंगा। दुकान के ज्यादा चलने के कारण रमेश को धीरे धीरे अभिमान होने लगा था और जैसे ही शाम होती है तो वो अपने घर जाने लगता है। लेकिन उसके घर का रास्ता एक जंगल से होकर जाता था और उस जंगल में रमेश को डरावनी आवाजें सुनाई देती थी और रमेश का घर गाँव से थोड़ी दूरी पर था। जैसे ही रमेश अपने घर में सोने लगता है तो सोचता है, अरे यार, अब तो मेरा मुनाफा डबल हो गया है। वैसे भी इस गांव में कोई दुकान नहीं है जो मेरा मुकाबला करेगी। आयो, मुझे मुनाफा 3 गुना करने के लिए चाय में और पानी डालना पड़ेगा। रमेश हमेशा ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में ही सोचता रहता था। और अगली सुबह जैसे ही रमेश दुकान जाता है तो तेज बारिश शुरू होने लगती है। अरे ये बारिश को भी अभी होना था, लगता है ये बारिश आज मेरा मुनाफा नहीं होने देगी। इतना कहते ही रमेश अपने घर में वापस चला जाता है। और उसी भानपुर गांव में गीता नाम की लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। गीता एक गरीब लड़की थी जिसके माता पिता नहीं थे। उसका सब सहारा उसकी दादी ही थी। घर चलाने के लिए दादी मजदूरी किया करती थी और ज्यादा उम्र होने के कारण अब घर का सारा बोझ गीता के कंधों पर था। अरे बेटी गीता, अब तू ही कुछ काम कर, मुझसे तो कुछ काम ही नहीं होता, मेरी तो कमर ही टूट गई। दादी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ मैं कुछ ना कुछ काम देख लूंगी। अच्छा बेटी, तू एक काम कर, एक दुकान खोल ले। हाँ दादी, सही कहती हो आप। एक काम करते हैं, हमारे बगीचे में जो तरबूज लगे हैं हम उनकी दुकान खोल लेते हैं। गीता के इतने कहती ही वह बगीचे में आ जाती हैं और बगीचे के तरबूज को देखकर दादी कहती है, अरे बेटी, ये तो बढ़िया लाल लाल तरबूज हैं। अगर ये बेचने लग गए तो हमारा गुजारा तो हो ही जाएगा। दादी के इतना कहते ही जैसे ही अगली सुबह होती है तो गीता गांव में अपना ठेला लगा लेती है। तरबूज ले लो, तरबूज ताजे ताजे और मीठे मीठे तरबूज ले लो। गीता के इतना कहते ही वहाँ से एक आदमी जा रहा होता है। गीता उस आदमी को देखकर कहती है, अरे चच्चा, तरबूज खाओगे क्या? बड़े स्वादिष्ट तरबूज हैं। ये लड़की, मैं तरबूज क्यों खाऊंगा? मैं रमेश की चाय पीने के लिए जाऊंगा, रमेश की चाय अच्छी लगती है। आदमी के इतना कहते ही गीता उदास हो जाती है और सोचती है, अरे लोग तो इतनी गर्मी में भी रमेश की चाय पी रहे हैं। लगता है मुझे अपना ठेला रमेश की चाय के आगे ही लगाना पड़ेगा। गीता के ठेले को देखकर रमेश को बड़ा आश्चर्य होता है। अयो, ये तरबूज का ठेला लगाने वाली लड़की कौन है जी? मेरी चाय के आगे इसका ठेला कभी नहीं चल सकता। इतना कहते ही रमेश मन ही मन खुश होने लगता है। रमेश अपने अहंकार में पूरा डूब चुका था और वो भूल गया था कि उन दिनों भानपुर गांव में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जिसके कारण लोग उसकी गर्म चाय को ना पीकर गीता के ठंडे और स्वादिष्ट तरबूज को खाना पसंद करेंगे। और ऐसा ही होता है, लोग रमेश की चाय को ना पीकर गीता के ठंडे तरबूज खाने लगते हैं और धीरे धीरे रमेश की ग्राहकी टूटने लगती है और उधर लोग गीता के तरबूज को बड़े स्वाद लेकर खाते हैं। अरे गीता बेटी, ये तरबूज तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हैं। एक काम करना, 3-4 तरबूज तो मेरे घर के लिए भी दे देना। हाँ हाँ बिल्कुल, लो अभी पैक करती हूँ। और दूसरी ओर रमेश की चाय की दुकान पर कोई भी नहीं जाता था। आयो लल्लन सेठ, आ जाओ, मैं तुमको चाय पिलाता हूँ। अरे नहीं नहीं, हमें नहीं पीना तुम्हारी चाय, वैसे भी इतनी गर्मी पड़ रही है, हम तो गीता के ठंडे और स्वादिष्ट तरबूज खाएंगे। लल्लन सेठ के वहाँ से जाते ही रमेश सोचता है, आयो ये तो गीता ने मेरा पूरा धंधा चौपट कर दिया जी, गीता की बच्ची का कुछ करना पड़ेगा। और रमेश अपनी दुकान बंद कर अपने घर चला जाता है। घर आकर वह सोचने लगता है, यो ये गीता ने क्या कर दिया जी, जो इसके तरबूज गांव वालों को इतने पसंद आने लग गए। अब लगता है मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और अगली सुबह रमेश अपनी चाय की दुकान पर आ जाता है और गीता अपने ठेले को लेकर वहां पर आ जाती है। रमेश मन ही मन सोचने लगता है और गीता के पास जाकर बोलता है, आयो गीता, तुम तुम्हारे तरबूज इस गांव में नहीं बेच सकती। रमेश के इतना कहते ही गीता कहती है, क्यों, तुमने ये गांव खरीद लिया है क्या? गीता के इतना कहते ही रमेश गुस्से से लाल हो जाता है
और वहां से गुस्से में ही चला जाता है। और कुछ देर बाद गीता भी अपने घर आ जाती है। बेटी गीता, हमारे तरबूज तो बिच रहे हैं ना? हाँ दादी, अच्छे बेच रहे हैं और गांव वालों को हमारे तरबूज बहुत पसंद आते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है बेटी। गीता का बहुत ही अच्छा मुनाफा होता है और दूसरी तरफ रमेश अभी भी गुस्से में लाल हुआ पड़ा था। अयो, ये गीता का तो मुझे खेल ही खत्म करना पड़ेगा। ये गीता की बच्ची ऐसे नहीं मानेगी। और अगली सुबह रमेश अभी भी गुस्से में था और उधर गीता अपने ठेले के लिए तरबूज लेने के लिए बगीचे में जाती है। लेकिन गीता को पता नहीं था उसके साथ आगे क्या होने वाला है। रमेश गन लेकर गीता के पीछे जाता है और सही मौका मिलते ही गीता को मार देता है। आयो, ये बेचारी गीता अगर मेरी बात मान लेती तो इसको मरना नहीं पड़ता। अभी देखता हूँ मेरी चाय कैसा नहीं चलती। रमेश बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है। और गीता मरने के बाद लंबी चोटी वाली चुड़ैल बन जाती है। रमेश, तूने अच्छा नहीं किया। तूने मुझे मारा है ना, अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। गीता अब एक चुड़ैल बन चुकी थी। अयो, गीता को तो मैंने मार दिया, अब कल से अच्छी दुकान चलाऊंगा मैं। और जैसे ही अगली सुबह होती है तो रमेश अपनी दुकान पर जाने के लिए खतरनाक जंगल से गुजरता है और उसमें रमेश को गीता की आवाज सुनाई देती है। रमेश, कहाँ जा रहा है? तरबूज नहीं खाएगा मेरे? गीता के इतना कहते ही रमेश डर जाता है और बोलता है, अरे ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन है? इतनी जल्दी भूल गए, मैं गीता हूँ। गीता को तो मैंने मार दिया, वो नहीं हो सकती तुम। अरे जिस गीता को तुमने मारा था ना, मैं वही गीता हूँ। मैं मर के चुड़ैल बन गई, अब मैं तुझे भी मार दूंगी रमेश। चुड़ैल के इतना कहते ही चुड़ैल रमेश को मार देती है